रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आ रही है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं। उसके बाद मुझे नहीं याद है। कितनी अच्छी प्रेरणा देते हैं कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी। बढ़े चलो, कितना भी मुसीबत नजर आ रहा है आगे, सारी बाधाओं को पार करो और अपनी मंजिल को पाओ। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आप बाजार के ट्रैप में फंस जाते हैं और जो मैंने बताया कि वो सेलेक्टिव स्टडी के बजाय एक्सटेंसिव स्टडी पे घुस जाते हैं। फिर कल क्या खाया था वो भी याद नहीं, तो फिर पढ़ाई कहाँ से याद होगी। टीचर और गुरु और फैकल्टी भी तो ऐसा होना चाहिए। खैर, पीछे हम लोग इंडियन पॉलिटी पे थे और वो चैप्टर चल रहा था, ये मॉडल क्वेश्चन पे थे और मौलिक अधिकार चैप्टर 6 चल रहा है। ये संविधान का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और सबसे उपयोगी चैप्टर है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो माई का लाल कोई आपकी जो है सेफ गार्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान की आत्मा है, संविधान की जान है और इस पर तमाम जो है डिस्प्यूट्स और ये सब चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो मौलिक अधिकार में मॉडल क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम आएंगे यहाँ मौलिक अधिकारों का संशोधन। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है, लेकिन एक मूल निवासी होता है, वो अलग चीज़ है। मूल निवासी का अभिप्राय बाई बर्थ होता है, अदरवाइज वो डोमिसाइल हो जाता है, रहने वाले सामान्य निवासी। तो मूल निवासी सामान्य निवासी एक शब्द आता है। तो मूल निवासी में आप वहीं जन्म लेते हैं उस स्टेट में, उस कंट्री में, और सामान्य निवासी में आप 5 साल से जाके रहने लगते। खैर नहीं, तो मूल अधिकारों का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत न्यायालय तभी कर सकता है ये याद रखिएगा, आर्टिकल 368 है। अब संविधान में 400 से ऊपर आर्टिकल है, आप सब थोड़ा नहीं याद रख सकते हैं, संभव भी नहीं है। 2 4 10 से याद रखिए, बहुत है। न्यायालय मूल अधिकारों का संशोधन 368 के तहत हो सकता है। न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तभी तक संरक्षण करेगा जब तक संसद द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो मूल अधिकारों का संशोधन 368 के तहत होता है, ये आर्टिकल ध्यान रखने की बात है। और न्यायालय तभी तक संरक्षण देगा जब तक संसद द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का यह है कि जैसा है, जिस रूप में है मौलिक अधिकार, उसमें आपको प्रोटेक्शन न्यायालय से मिलेगा, लेकिन उस प्रोटेक्शन को ही अगर ख़त्म कर दिया संसद, कानून बना के संशोधित कर दिया, तब जो है आप फिर वो दावा नहीं कर सकते कि न्यायालय में हमको उसका पेट्रोनेज संरक्षण मिलेगा। तो न्यायालय तभी तक आपके मौलिक अधिकारों का रिट पिटीशन के थ्रू वो कर सकता है, संरक्षण दे सकता है, जब तक संसद उसमें कोई बदलाव नहीं ला दे। क्लियर है? उसके बाद देन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 का केस है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस क्या था, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए, कहानी जानना जरूरी है, अदरवाइज आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी कि क्या है ये। हुआ ये था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आया था आज़ादी के बाद, उसमें से जमींदारों से जमीन छीन कर या स्वेच्छा से लेकर, स्वेच्छा से तो कोई देता नहीं था, विनोबा भावे ने कहा भूदान आंदोलन चलाया। भू मतलब पृथ्वी, जमीन, दान मतलब दान। तो कौन अपने आप दान दे देगा इस देश में? अपनी जमीन उठाए कोई दे देगा, चाहे वो कितना बड़ा जमींदार हो, हजारों एकड़ का हो। तो लैंड एक्विजिशन के विरोध में जब गोलकनाथ
नाम का एक व्यक्ति था पंजाब का, उसकी ज़मीनें, जमींदार था, उसकी ज़मीनें जब सरकार, पंजाब सरकार ने ले ली तो उसने कहा कि भाई ये तो मेरा संपत्ति का मौलिक अधिकार है। 1978 से पहले पहले तक तो मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से ख़त्म कर दिया। लेकिन कल हम पढ़ा चुके हैं कि ख़त्म तो कर दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट ने उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दिया कि लो बेटा अब कर लो, ज़्यादा फायदा है। खैर, तो 1967 में पंजाब बनाम गोलकनाथ नाम का व्यक्ति ने केस किया पंजाब में, और पंजाब का था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया रिट पिटीशन 32 के तहत कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इस सरकार देखो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन छीन रही है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, आज की डेट में 78 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अधिकार बन गया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आराम से ली जा सकती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब वाद दायर किया तो मज़े की बात देखिए, ये कहानी सुन लीजिएगा थोड़ा, ये सत्यनारायण भगवान की कहानी की तरह सुन लीजिए ताकि आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम समझ में नहीं, दिक्कत ना हो। तो उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि संविधान के मौलिक अधिकारों में भी उसके पूरे खंडों में, थोड़े से सेक्शन में या संपूर्ण रूप से संशोधन जो है नहीं कर सकता, ना पार्शियली कर सकता है, ना फुल्ली कर सकता है, ना आंशिक ना संपूर्णतः। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है आदेश दिया, लेकिन मज़े की बात देखिए कि उससे पहले किसी वाद में यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संशोधन मौलिक अधिकारों में भी हो सकता है। अलग अलग जज हैं, अलग अलग बेंच हैं, आप ये नहीं कह सकते कि पहले वाले मूर्ख थे या पहले वालों ने क्या गलत सलत दे दिया। एक ही जज सेम केस में अलग अलग दंड सुना सकता है। तो आप जज को वो नहीं कर सकते कि आपने कैसे कर दिया, आपके पहले वाले जज साहब ने तो ये किया था। वो कहेगा खत्म, अब आज जो है मेरा आदेश, हो सकता है कल कोई और जज आए कुछ और आदेश दे दे। तो आप इस आधार पर लड़ाई नहीं लड़ सकते कि पहले वाला सही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि संशोधन मौलिक अधिकारों में नहीं हो सकता। सरकार बड़ी विचित्र स्थिति में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, विचित्र स्थिति में आ गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। उसी गुस्से में इंदिरा गांधी जी ने 24वां संविधान संशोधन ला करके सदन के द्वारा 368 जो अनुच्छेद में संशोधन करने की पावर है, उसको संशोधन करने की शक्ति को और मजबूत कर दिया संविधान में संशोधन करके कि भैया नहीं, हम मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आर्टिकल 13 का प्रोटेक्शन, वो बताऊंगा तो कन्फ्यूज होइएगा, वो नहीं पढ़ना है। जो अभी बोला हमने कि कितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, नहीं तो LLB करके आपको लॉयर नहीं बनना है, एडवोकेट नहीं बनना है कोर्ट। आप इतना याद रखिए कि 1967 भी भूल जाइए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज याद रखिए, ईस्वी तिथि की जरूरत नहीं है आपको। और क्या था, जब भूमि अधिग्रहण के कानून के तहत गोलकनाथ नाम का एक जमींदार था पंजाब में, जिसकी ज़मीनें लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार ने ले ली, तब उसने कहा कि मेरा मौलिक अधिकार है संपत्ति का, आप नहीं छीन सकते। अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, ये पावर है रिट पिटीशन दायर करने के लिए, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसको संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन 6 प्रकार का दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। वो आर्टिकल 32 याद रखिएगा, इसके अलावा बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक जो है 368 याद रखिएगा, संशोधन की जो शक्ति है,
368, हाँ बस ये 2 याद रखिएगा, अब बाकी भूल जाइएगा। तो 24वां संशोधन करके, तो पहला क्या था कि गोलकनाथ के केस में ये हुआ, उसने केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, आप कोई संशोधन मौलिक अधिकार में नहीं करिएगा, जो आपने किया वो गलत किया, जो भी किया। लेकिन पहले उसी सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस केस में किसी जज ने कहा था कि संशोधन हो सकता है। अब देखिए पलट गया। तो गोलकनाथ में क्या कह दिया, पिछले पे मत जाइए, गोलकनाथ में क्या कहा कि संशोधन जो है क्या नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार में संशोधन नहीं होगा। आपको जो है ये चीज़ जो संपत्ति ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप कुछ नहीं करेंगे और मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। सरकार परेशान हो गई, तो उसने इंदिरा गांधी ने 24वां संशोधन प्रस्ताव ला करके उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त की मौलिक अधिकारों में। क्लियर है? तो जो कोर्ट का निर्णय था वो सदन ने संशोधन करके 24वां कह दिया, नहीं हो सकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसी बीच क्या हुआ कि केशवानंद भारती नाम का एक व्यक्ति, जो 2019 में भी उनकी डेथ हो गई, ये नाम याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1972 में उन्होंने जो है एक पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, कि पुजारी थे किसी मठ के, केशवानंद भारती पुजारी थे मठ के, 2019 में भी गुजर गए। तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्था को, हमारे मठ को संपत्ति प्रबंधन का अधिकार छीनने की या उसमें कर्टेलमेंट करने की जो बात की जा रही है वो ठीक नहीं है। हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, आप ऐसे कैसे छीन रहे हैं या काट छांट कर रहे हैं। मठों के पास बहुत ज़मीन होती थी, बुकलाहा मठ पे देखिए हजारों एकड़ ज़मीन है, लोगों ने, माओवादियों बने हुए ग्रुपों ने अपना कब्जा कर लिया। तो जो स्वेच्छा से नहीं हुआ वो लोगों ने कर लिया, ये पार्ट हटा दीजिएगा, बस जानकारी के लिए था। तो पुजारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया कि भैया ये तो गड़बड़ है, 24वां संशोधन सरकार ने करके अपना पावर बढ़ा लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस को इंटरटेन किया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया और कहा कि गोलकनाथ के मामले में 11 जजों की पीठ थी, उसमें 7 जज जो है पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। देखिए कितना कांटे की टक्कर थी। तो 7 और 6 के टोटल 11 में जो है 6 और 5 थे। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच थी, उससे गोलकनाथ में 11 की थी, क्योंकि अब उसके विरोध में आया ना, 24वां संविधान संशोधन के विरोध में पिटीशन दायर किया, रिट पिटीशन पुजारी केशवानंद ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, झगड़ा मत करो। उसने 13 जजों की बेंच बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, और उनमें से 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। और उस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अब मजे की बात देखिए, जो मोटा मोटी गोलकनाथ में कहा था कि संशोधन नहीं कर सकती संसद, उसने 24वां संशोधन से वो पावर ले ली कि नहीं कर सकता है, इंदिरा गांधी के ज़माने में। फिर 24वां संशोधन के विरोध में केशवानंद भारती चले गए केरल राज्य बनाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन हो सकता है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टॉर्ट ना हो जाए। क्लियर है? गोलकनाथ पंजाब राज्य में तो कहा कि नहीं, संशोधन, आप संपत्ति का अधिकार नहीं ले सकते। गोलकनाथ को फायदा हो गया, इंदिरा गांधी ने संशोधन कर दिया, खबरदार हम मालिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने वो अधिकार फिर से रिस्टोर कर लिया कि नहीं हम संशोधन कर सकते।
तो संशोधन कर सकते हैं। तो पीड़ित हुए केशवानंद, कहीं पीड़ित तो देश में बहुत हुए, लेकिन केशवानंद ने कहा कि नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उसने पिटीशन दायर किया। फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हैं बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर का छेड़छाड़ न हो। क्लियर है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा? संशोधन हो सकता है। सरकार ने क्या काम किया? सरकार ने क्या काम किया कि उसको संशोधित करके मना कर दिया। फिर केशवानंद चले आए, तो उन्होंने जो बात दायर किया उसमें फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हो तो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाए। क्लियर है? उसमें हो सकता था, फिर संशोधन, फिर केस, फिर निर्णय। 4 स्टेप हो गया। इस 4 स्टेप आप याद रखिए, 4 स्टेप से आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? या लिखने की जरूरत तो नहीं लग रही है मुझे। तो ये था पूरी राम कहानी। अब आगे सुनिए। बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ हो नहीं सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। सब पॉलिटिकल और कुछ गेम है सब। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम भी इस टाइप के सब बातें चलती रहती थी और आज भी चलती रहती है, क्योंकि आदमी अपने आप को चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहूं। व्यवस्थापिका चाहती है कि मैं पावरफुल, कार्यपालिका सोचती है कि मैं पावरफुल, न्यायपालिका सोचती है कि मैं पावरफुल। ये तीनों अंग जो है डेमोक्रेसी के सोचते हैं कि हम कम थोड़े न हैं, हम किसी से कम नहीं और फिर भी कोई गम नहीं। तो ये कहानी यहाँ पे चलती रहती है और ये अनंत चलेगी, क्योंकि मानव पैदाइशी से ही क्या होता है? बॉर्न फ्री बट ऑलवेज रिमेन्स इन चेन। तो अब आप इतना समझ गए गोलकनाथ पंजाब राज क्या हुआ, फिर 24वां संशोधन उस डिसीजन को इग्नोर किया, फिर केशवानंद में फिर बहाल किया तो कंडीशन लगा दिया। उसके बाद ये केस यही रुक गया। अब इस केस की रिव्यू अगर कोई डालेगा तो 13 जज के आगे 14, 15, 16 जज बैठाने पड़ेंगे। तो ना वो सिचुएशन अभी आई है, ना कोई किया है। आप इतना तक याद रखिए। और इसके याद में एक चीज़ जरूर और याद रखिए कि उसी का नतीजा है कि 1978 में जब जनता सरकार आई तो उसने ये काम किया कि झगड़े की जड़ को समाप्त कर दिया। कैसे? संपत्ति का अधिकारी हटा दिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। क्लियर है? तो ये था पूरी राम कहानी कि कैसे कैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा कि नो अमेंडमेंट 1967, बट 24वें संशोधन द्वारा संशोधन करके संसद ने संशोधन की अनुमति दे दी। 42वें संशोधन 1976 में नो क्वेश्चन कैन रेज बाय सुप्रीम कोर्ट इन अमेंडमेंट बाय संसद अनलेस अफेक्टिंग आधारभूत लक्षण ऑफ संविधान। तो ये चीज़ें उसने कह दिया कि करो भाई, तो संशोधन जो करना है करो। क्वेश्चन जो है कैन है, ये नो क्वेश्चन कैन रेज बाय सुप्रीम कोर्ट इन अमेंडमेंट बाय संसद अनलेस अफेक्टिंग आधारभूत लक्षण ऑफ संविधान। तो ये हो गया। उसमें जो है 13 जज की बात थी, इसको पलट सकता है, संशोधन अविधिमान है, अर्थात मौलिक अधिकार संविधान के आधारभूत लक्षण के तहत संरक्षित है। तो ये है सीधा सीधा राम कहानी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं भी आधारभूत लक्षण क्या है संविधान में लिखा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में आता रहता है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर है। पूछता है कि कौन कौन जो है बेसिक स्ट्रक्चर है और कैसे है। तो ये नहीं लिखिएगा कि संविधान में दिया है आधारभूत लक्षण ये है। वो विभिन्न निर्णयों पर आधारित है कि ये संविधान जो है आधारभूत लक्षण में आता है या नहीं आता है। मौलिक अधिकार को बेसिक स्ट्रक्चर माना है, फेडरलिज्म को माना है, संप्रभुता को माना है, गणतंत्र को माना है, ये सब चीज़ें जो है उसमें संरक्षित है। तो आज की स्थिति क्या है कि मौलिक अधिकार आपके लिए प्रोटेक्टेड है। संसद उसको संशोधित नहीं करेगी, क्योंकि मौलिक अधिकार को आधारभूत ढांचा के तहत माना गया है
सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में। तो आज की स्थिति यही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, अब इसके खिलाफ फिर कोई जाए तो फिर सुनवाई होगी 13 से ज़्यादा जजों की बेंच में। तो मूल ढांचा आपको समझ में आ गया, पूरा केस समझ में आ गया। 42वां संशोधन से लेकर के और 44वां संशोधन से जिसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार रहा ही नहीं, खेल ही खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान स्थिति मौलिक अधिकारों के संशोधन के संदर्भ में क्या है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन आधारभूत लक्षण के रूप में संविधान के मान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में, इसलिए उसको संशोधित नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा घुमा के उस चीज़ को निर्णय दिया कि आप किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मॉडिफाई, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट अमेंडमेंट इन द बेसिक फीचर, और बेसिक फीचर में उसको मान लिया। तो खेल खत्म हो गई, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिल गया। क्लियर है? डाउट होगा तो लिखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। कितना देर हो गया? 21 मिनट। इसको यहीं कट करते हैं, फिर शुरू करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो।